नर्वस सिस्टम का मतलब है कार्डियक प्लस ब्लड वेसल्स। कार्डियक मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी एंड वैन। आर्टरी एंड वैन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट, व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज द सेंट्रल हार्ट के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर। हार्ट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर। आई बात समझ में? पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या पंप करता है? ब्लड पंप करता है। ब्लड को पंप करता है। पंप करने का मतलब आगे पहुंचाता है। लोकेशन ऑफ द हार्ट इज, लोकेशन ऑफ हार्ट मिडिस्टेनियम में। ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज मिडिस्टेनियम, दिस पार्ट इज मिडिस्टेनियम। तो कहां पर लोकेटेड होता है? मिडिस्टेनियम में। एंड सिचुएटेड बिटवीन, अगर वर्टिब्रा के हिसाब से बात करें तो कौन कौन सी वर्टिब्रा के बीच में सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड बिटवीन बिटवीन T5 एंड T8। T5 से लेकर T8 के बीच में, T5 से लेकर T8 के बीच में ये सिचुएटेड होता है ना। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन विच हैज बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले डेवलप होने वाला ऑर्गन है ये। हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन डेवलप्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले डेवलप होने वाला ऑर्गन कौन सा है आपके पास में? हार्ट। आई बात समझ में? और हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ द हार्ट इज नॉन कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ द हार्ट इज कार्डियोलॉजी। अगर बात करें हम लोग इसकी शेप एंड साइज की, शेप एंड साइज ऑफ हार्ट, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, लेंथ, विड्थ एंड ब्रीथ, लंबाई, चौड़ाई एंड मोटाई होती है 12 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लंबाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर मोटाई। आई बात समझ में? अगर वेट की बात करें हम लोग इसके, तो वेट मेल में जो है 300 ग्राम का और फीमेल में 250 ग्राम। और रेस्ट ऑन द, कहां पर रेस्ट करता है? रेस्ट ऑन द डायफ्राम। डायफ्राम पे रेस्ट करेगा ना। दिस इज डायफ्राम, मस्कुलर ऑर्गन ऑफ थोरैक्स। दिस इज द हार्ट।
आई बात समझ में? अगर हम बात करें इसके, देखो लोकेशन की, तो मिड स्टेनियम में होता है, आपने देखा। तो ज्यादातर जो पार्ट होता है हार्ट का वो लेफ्ट साइड में होता है, 2/3 ऑन लेफ्ट साइड एंड बचा हुआ रिमेनिंग 1/3 कहाँ होता है, राइट साइड में। कहने का मतलब है इतना पार्ट 2/3 जो है आपकी कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में, और 1/3 जो पार्ट बचा है वो कहाँ रहेगा, राइट साइड में ऑफ द मिड स्टेनियम। कॉन्सेप्ट होता है ना। एक और बात बता दें, फर्स्ट रिब से लेके डायफ्राम तक फैला होता है। फर्स्ट रिब से डायफ्राम तक फैला होता है। और आपके पास में एक और बात बताते, देखो वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को। क्लियर। अब बात करते हैं, देखो लेयर ऑफ द हार्ट की। तो हार्ट की लेयर की बात करने से पहले, जैसे मान के चलिए आपके पास में हार्ट है, इसके बाहर एक थैला पाया जाता है जिसके अंदर हार्ट जो है रखा होता है। एक मेम्ब्रेन होती है सराउंडिंग द हार्ट, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। एक थैला है पेरिकार्डियम जिसके अंदर हार्ट रखा हुआ है। ये बात ध्यान रखें, ये लेयर्स में नहीं आती है, ये एक थैले टाइप एक प्रोटेक्शन पोर्ट है हार्ट का। तो पेरिकार्डियम द मेम्ब्रेन that surround and protect the heart is पेरिकार्डियम, है ना। चारों तरफ एक प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन होती है हार्ट के, एक थैले की तरह होती है जिसके अंदर हार्ट रखा होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। आए बात समझ में? अब इस पेरिकार्डियम में और हार्ट के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, यहाँ पे एक स्पेस पाया जाता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसकी जो नॉर्मल अमाउंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का 50 ml। आई बात समझ में? और पेरिकार्डियल इफ्यूजन किसे कहेंगे, मोर देन 50 ml हो गया इसका अमाउंट, तो हम बोलेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। उसके बाद बात करते हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट। लेयर्स, तीन लेयर होती है हार्ट की। सबसे बाहर वाली एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट, उसके बाद मायोकार्डियम, मिडिल, कॉन्ट्रेक्टाइल लेयर, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने वाली, सबसे ज्यादा काम करने वाली, सबसे मोटी, सबसे थिक, हाईली फंक्शनल, मायोकार्डियम। उसके बाद में होती है एंडोकार्डियम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। इसके क्या बने होते हैं इनर मोस्ट लेयर, मतलब हार्ट के वाल जो है एंडोकार्डियम में आते हैं। वाल ऑफ हार्ट किस में आते हैं, एंडोकार्डियम लेयर से बने होते हैं।
आई बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं हम लोग पार्ट ऑफ हार्ट। पार्ट ऑफ हार्ट, ये आपके पास में हार्ट, मेनली हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। राइट हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जबकि लेफ्ट हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो, चैम्बर ऑफ द हार्ट, चैम्बर ऑफ द हार्ट, फोर चैम्बर टोटल, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल, दो एट्रियम दो वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आई बात समझ में? राइट एट्रियम में कौन आके खुलता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। जबकि लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन। आई बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं जो लार्जेस्ट पार्ट होगा, सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। आई बात समझ में? इसके बाद बात करते हैं हम लोग वॉल ऑफ द हार्ट। जिस तरह हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, ये दोनों एट्रियम और ये क्या आपके पास में वेंट्रिकल्स। तो चार चैम्बर और चार वाल्व, टोटल वाल्व कितने होते हैं? 4। दो किन किन के बीच में पाए जाते हैं? दो तो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व, सॉरी लेफ्ट, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में दूसरा वाल्व। तो दो वाल्व, एक तो आपके पास में किस किस के बीच में? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, दूसरा वाल्व कहाँ पर? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब देखो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में
यहाँ पे दो पत्तियों की तरह का, दो लीफ की तरह का वाल्व पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बाइकस्पिड वाल्व। जबकि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे तीन पत्तियों की तरह का, तीन लीफ की तरह का वाल्व पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। भाई बात समझ में? इनको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं दोनों को, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी इसको कहते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्लियर है? तो आपके पास में यहाँ पे देखो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपके पास में ट्राइकस्पिड। कौन सा आपके पास में? ट्राइकस्पिड वाल्व। आई बात समझ में? उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, जब आप हार्ट को देखोगे, दो वाल्व तो समझ में आ गए। आई बात समझ में? एक बात और ध्यान रखेंगे, जो बाइकस्पिड वाल्व है, इसको माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अनदर नेम ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व इज माइट्रल वाल्व। और ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाए, इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन या प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम, जो वेंट्रिकल में जो ब्लड आ गया है उसको वापस एट्रियम में जाने से रोकेगा, वेंट्रिकल टू एट्रियम। क्लियर? दो हो गए आपके पास में। अब बाकी दो कहाँ पर होते हैं? देखो, जैसे ये हार्ट है, हार्ट के जो है आपके पास में ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब क्या होता है? देखो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जुड़ा होता है। एओर्टा जुड़ा होता है ना। अब जो बच्चे में दो वाले कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ पे, एक तो आपके इसके बीच में, और एक आपके यहाँ पे। इनको बोलते हैं हम लोग सेमी लूनार वाल्व। क्या बोलते हैं इनको? सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार मतलब आधे चांद की तरफ। लूनार का मतलब चांद है ना, चंद्राकार। सेमी लूनार वाल्व, या जो ये वाला है एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है, इसको एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं। और जो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है, इसको पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं। आई बात समझ में? और इनका भी काम क्या है? बैक फ्लो को रोकना। किसके बैक फ्लो को रोकना? ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। आई बात समझ में? क्लियर? अब बात करते हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, या कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट,
देखो क्या होता है कंडक्शन का मतलब, कंडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी वेव का आगे बढ़ना। अब हार्ट के अंदर वेव का क्या मतलब आ गया, देखो हार्ट के अंदर आ गया हार्ट वेव का ना, कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव है वो कैसे आगे बढ़ती है। तो आपको पता है कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे नोड से। पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहा गया इसको, जो कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी इसको कहा गया, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ऐसे नोड को। किसको, ऐसे नोड को, पेसमेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि यही क्या करता है शुरुआत में हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कराता है। तो ऐसे नोड से स्टार्ट होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद पहुंचता है ऐसे नोड से एवी नोड पे। एवी नोड के बाद में पहुंचता है बंडल ऑफ हिज पे, और उसके बाद पहुंचते हैं पुरकिंजे फाइबर पे। दोनों तरफ पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। आई बात समझ में। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में आप लोग देखेंगे कि जो कंडक्शन स्टार्ट होता है वो ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, जिसको पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी हम लोग कहते हैं, ऐसे नोड। और ऐसे नोड से जो कंडक्शन स्टार्ट होता है या जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है उसकी रेट क्या होती है, ये बहुत बार पूछ सकते हैं। फायरिंग रेट ऑफ द ऐसे नोड, जिसको बोलते हैं फायरिंग रेट, मतलब 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है। अगर ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंडक्शन स्टार्ट कर रहा है, तो कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है 1 मिनट में, 60 से 100 बीट पर मिनट। तभी तो नॉर्मल हार्ट रेट क्या बताई गई है, 60 से 100, क्योंकि नॉर्मल हार्ट के अंदर जो है हार्ट रेट या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे नोड से, नॉर्मल हार्ट के अंदर। अगर किसी का एवी नोड से स्टार्ट हो रहा है तो एवी नोड की जो फायरिंग रेट होगी, किसी का मान के चलो ऐसे नोड खराब हो गया, एवी नोड से काम चल रहा है, तो एवी नोड पे जो फायरिंग एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ना, एवी नोड का मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, 50 एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की जो फायरिंग रेट होगी वो होगी 40 से 100 बीट पर मिनट। उसके बाद बात करते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज की जो फायरिंग रेट होगी, ये पूछते हैं एग्जाम के अंदर। कंपोर्ट वेब मतलब लोकेटेड इन द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम पे ना, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम पे होता है ये, और इसकी जो फायरिंग रेट होती है, तो बंडल ऑफ हिज अपने आप जो है कंडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, इसकी कोई फायरिंग रेट नहीं होती है। जबकि पुरकिंजे फाइबर जो है कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं हार्ट को, इनमें कैपेसिटी होती है। तो पुरकिंजे फाइबर की जो फायरिंग रेट होती है, अगर पुरकिंजे फाइबर कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है तो उस कंडीशन में जो हार्ट बीट आएगी या हार्ट रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 20 से 35 बीट पर मिनट। नॉर्मल हार्ट में कहाँ से स्टार्ट होती है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, आपके ऐसे नोड से। इसीलिए जो है ऐसे नोड की जो फायरिंग रेट होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन कराने की जो रेट होती है वो 60 से 100 होती है, और इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल हार्ट रेट। इसी वजह से अगर मान के चलो ऐसे नोड किसी का खराब हो चुका, पेस मेकर खराब हो गया, तो काम कौन संभालेगा फिर, एवी नोड। और हार्ट रेट कितनी रहेगी, 40 से 60। और उस कंडीशन में डॉक्टर क्या कहेगा, पेस मेकर डलाने के लिए कहेगा, आर्टिफिशियल पेस मेकर। आर्टिफिशियल पेस मेकर है ना, इसके अंदर क्या आती है, लिथियम की बैटरी आती है, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा गया कौन सी बैटरी, लिथियम की बैटरी, और इसकी एज कितनी होती है, 10 साल। इस बैटरी की एज कितनी हो सकती है, कितने दिनों तक चल सकती है, 10 साल तक। और इसी कंडक्शन को हम लोग ईसीजी पेपर पर लेते हैं, ईसीजी मशीन के द्वारा। यही जो है कंडक्शन आपके एसए नोड का, एबी नोड का, और आपके पुरकिंजे फाइबर वगैरह का जो कंडक्शन होता है, यही किस में दिखाई देता है, किसके अंदर छपता है, ये आपके ईसीजी के अंदर है ना। तो बात करते हैं हम लोग ईसीजी या ईकेजी की। बहुत जगह पे ईसीजी बोलते हैं,
तो बोथ से क्या बोलते हैं, EKG। एक ही बात है दोनों की। देखो इसका मतलब क्या होता है, ECG का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दो दो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। EKG का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, डिस्कवरी, डिस्कवर्ड बाय विलियम इंथोवान ने, है ना, विलियम इंथोवान। आई बात समझ में। ये ECG क्या करता है, रिकॉर्ड करता है किसको, हार्ट वेव को ना, रिकॉर्ड मायोकार्डियम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो एस नोड एव नोड पुरकिंजे फाइबर से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जा रही है उसको ये रिकॉर्ड करता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाए हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ करते हैं हम लोग, ECG या EKG, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टर्म के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ मैं, आप ECG से करते हो, देखो एक बात, एक वर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक वर्ड है आपके पास में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और एक वर्ड है आपके पास में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तीन वर्ड है ना। अब देखो इनमें क्या फर्क है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है जो ECG का पेपर आता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज, ECG का जो पेपर आता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन जो आती है आपके ना, ECG मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी प्रोसीजर, जो आप प्रोसीजर करते हो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आई बात समझ में। तो ये आपके पास में ECG के बारे में कुछ टर्म थे। अब हम बात करते हैं ECG पे होता क्या है। देखो नॉर्मल ECG की बात करें, देखो ECG के अंदर क्या होता है, देखो दो लाइनें होगी, जो नीचे वाली लाइन थी या लाइन होती है वो टाइम को इंडिकेट करती है, और इधर जो ऊपर वाली लाइन है वोल्टेज को। आई बात समझ में। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे देखो तीन तरीके के यहाँ पे इंडिकेशन बनते हैं। एक तो आपके पास में ये जिसको T वेव, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको QRS कॉम्प्लेक्स, एक आपके पास T वेव, P QRS एंड T। कहने का मतलब क्या क्या बनता है, एक तो P वेव है, एक QRS कॉम्प्लेक्स है, और एक आपके पास में T वेव। तीन चीजें एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि P वेव क्या इंडिकेट करती है। P वेव इंडिकेट करती है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को, ये ध्यान रखेंगे, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को। जबकि QRS क्या इंडिकेट करता है आपके पास में, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। एग्जाम के अंदर पूछ सकते ही है। और T वेव क्या इंडिकेट करती है आपकी, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को ना। अब देखो आपके पास में
इसके अंदर क्या होता है, जब ईसीजी पेपर को आप लोग देखोगे तो आपको बहुत सारे उसके अंदर बॉक्स दिखाई देंगे। जब आप एक बड़े बॉक्स को देखोगे तो उसके अंदर भी आपको 5 छोटे बॉक्स दिखाई देंगे, 5 छोटे बॉक्स दिखाई देंगे। तो जो एक बड़ा बॉक्स होता है उसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 0.2 सेकेंड, ये ध्यान रखना बड़े बॉक्स की। और इसके अंदर जो छोटे बॉक्स होते हैं, स्मॉल बॉक्स, उनकी टाइमिंग होती है 0.04 सेकेंड, मतलब 5 होते हैं, 5 छोटे बॉक्स मिला के एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं। आई बात समझ में? ये आपके पास में इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग द ईसीजी। नेक्स्ट और बातें करेंगे अभी इसके बारे में हम लोग। आपके पास में देखो यहाँ पे ये पी क्यू आर एस एंड टी, पी क्यू आर एस एंड टी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है उसको पी आर इंटरवल बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल। और पी आर इंटरवल का मतलब ये है कि जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड से कहाँ पहुंचेगी, वेंट्रिकल तक। वेंट्रिकल तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है उसको बोलते हैं पी आर इंटरवल। जो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी, पूछ सकते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ पी आर इंटरवल इज 0.12 से 0.20 सेकेंड। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। पी आर इंटरवल, नॉर्मल पी आर इंटरवल इज 0.12 से 0.20। इसी तरीके से आपके पास में आप जब ईसीजी को देखोगे और तो ये आपका पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, फिर वापस ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी। अब ये जो आर और आर के बीच में, आर और आर के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं आर आर इंटरवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आर आर इंटरवल। और इसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है वो 0.6 to 1 सेकेंड। अगर एवरेज की बात करें 0.8 सेकेंड आर आर इंटरवल। और इस आर आर इंटरवल के द्वारा हार्ट रेट जो है चेक कर सकते हैं, हार्ट रेट निकाल सकते हैं। कैसे? हार्ट रेट बराबर 300 बटा नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन आर और आर। आर और आर के बीच में जितने बड़े बॉक्स है उसमें 300 का भाग लगा दो, आपके पास में हार्ट रेट आ जाएगी। या फिर 1500 के अंदर 5 गुना कर दो, 1500 के अंदर आर और आर के बीच में जो स्मॉल बॉक्स है उसका भाग लगा दो, आपके पास में हार्ट रेट आ जाएगी। देखो ईसीजी के द्वारा हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं डॉक्टर ना। जैसे मान के चलो ये आर एक यहाँ पे, ये आपके पास है पी, ये आपके पास है क्यू आर एस, ये टी, ये पी, ये क्यू आर एस और ये टी, पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस और टी। अब इन दोनों के बीच में मान के चलो, इन दोनों के बीच में एग्जाम्पल के तौर पे पांच बड़े बॉक्स हैं, 5 बिग बॉक्स हैं। तो हार्ट रेट क्या होगी, कैसे निकालोगे? बड़े बॉक्स में 300 में भाग लगा दोगे 5 का, तो आपके पास में क्या है, 60 आ जाएगा। तो हार्ट रेट क्या रहेगी उसकी, 60। या फिर छोटे बॉक्सों की बात करें तो आपके पास में कितने छोटे बॉक्स, 5 बड़े, तो छोटे कितने के 25। एक बड़े के अंदर 5 छोटे बॉक्स होते हैं, तो 1500 में 25 का भाग लगा दो, तब भी आपके पास में कितनी आएगी हार्ट रेट, 60।
तो इस तरीके से जो है आर इंटरवल के द्वारा या ईसीजी के द्वारा हम लोग हार्ट रेट निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं, देखो आपके पास में ईसीजी की बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपके पास में देखो क्या क्या, देखो एक बार फिर देखेंगे। ईसीजी का जो पेपर होता है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी की जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें क्या होती है देखो, तीन तरीके के पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और आपके पास में टी वेव। पी वेव क्या इंडिकेट करती है आपके पास में? आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है आपके पास में? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव क्या इंडिकेट करती है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। आई बात समझ में? ईसीजी पेपर को देखोगे तो उसके अंदर आपको कुछ छोटे बॉक्स, कुछ बड़े बॉक्स दिखेंगे। जो बड़े बॉक्स है उनकी जो टाइम पीरियड होती है 0.2 सेकंड और स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड। कहने का मतलब एक बड़ा बॉक्स जो है 5 छोटे बॉक्स से मिलकर बना होता है। आई बात समझ में? इसके अंदर मेनली हम किस चीज को देखते हैं? तो पीआर इंटरवल आप देखोगे आप लोग तो नॉर्मल पीआर इंटरवल 0.12 से 0.20 और नॉर्मल आरआर इंटरवल कितना होता है? 0.6 से 1 सेकंड या फिर आपके पास 0.8 सेकंड एवरेज में। और आरआर इंटरवल के द्वारा हार्ट रेट कैसे निकालते हो आपने समझ ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल का मतलब है एक हार्ट बीट के अंदर जो हार्ट के अंदर जो भी क्रियाविधि होती है ना, एक देखो अपनी लैंग्वेज में याद रखिए, एक हार्ट बीट में एक बार जो हार्ट या हृदय धड़कता है तो उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है? एक हार्ट बीट में होने वाली एक्टिविटीज उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्लियर? अब एक बार हार्ट बीट में देखो क्या क्या एक्टिविटी होती है आपके पास में। यहाँ पे क्या होता है देखो, दो हार्ट हार्ट के अंदर दो एक्टिविटी होती है कार्डियक साइकिल के अंदर। एक तो आपके पास में सिस्टोल, एक आपके पास में डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रेस्टिंग कंडीशन। आई बात समझ में? डायस्टोल का मतलब रेस्टिंग कंडीशन। अब देखो सिस्टोल की कंडीशन में और डायस्टोल कंडीशन में हार्ट में क्या होता है, देखो आखिर क्यों होती है दोनों चीजें। बात करें सिस्टोल की, सिस्टोल का मतलब एक्टिव प्रोसेस है, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड है इजेक्ट फ्रॉम द हार्ट, बाहर निकलेगा हार्ट से, इजेक्ट फ्रॉम द हार्ट। इस कंडीशन में जो है ब्लड जो है हार्ट से बाहर निकलेगा, कहाँ जाएगा? देखो अगर हम लोग बात करें राइट हार्ट की तो राइट हार्ट से जो है ब्लड निकल के बाहर निकल के कहाँ जाएगा आपके पास में? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट हार्ट से कहाँ जाएगा? ब्लड जब बाहर निकलेगा इजेक्ट होगा तो एओर्टा में। एओर्टा के द्वारा किसको सप्लाई होगा? पूरी बॉडी को। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वो कहाँ जाएगा? लंग्स के पास में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। क्लियर? तो ये तो सिस्टोल की कंडीशन में हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड जो है हार्ट से बाहर निकलता है। जबकि डायस्टोल की कंडीशन क्या होती है? एक पैसिव या रेस्टिंग कंडीशन है। इसके अंदर जो ब्लड फिलिंग होता है हार्ट में, हार्ट के अंदर ब्लड फिलअप होता है, ब्लड फिलअप इन हार्ट। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता देते हैं यहाँ पे देखो,
पूरी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई होती है वो सिस्टोल के द्वारा होती है। किसके द्वारा? सिस्टोल के द्वारा। जबकि खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन सी प्रोसेस के द्वारा आते हैं? ब्लड सप्लाई टू द हार्ट बाय डाइस्टोल के द्वारा। क्लियर है? अब देखो ये जो पूरी सिस्टोल और डाइस्टोल होने में कितना टाइम लगता है? सिस्टोल और डाइस्टोल होने में कितना टाइम लगता है? देखो तो यहाँ पे देखो आपको एक बात बता दें, आप कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हो। कार्डियक साइकिल के अंदर आपके पास दो होती है प्रोसेस, एक तो सिस्टोल हो गया, ये आपने पढ़ा, एक डाइस्टोल। अब सिस्टोल में क्या क्या सिस्टोल देखो, यहाँ पे जो सिस्टोल की कंडीशन एट्रियम में होती है, आर्टेरियल सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक होता है आपके पास में डायस्टोल में आर्टेरियल डायस्टोल, एट्रियम का रिलैक्स करना, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्लियर? अब जो पूरा जो कार्डियक साइकिल होता है उसकी टाइमिंग होती है 0.8 सेकेंड। पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर पूरा कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होता है? 0.8 सेकेंड। अब 0.8 सेकेंड के अंदर क्या होता है? देखो इनमें 4 क्रियाविधि होती है 0.8 सेकेंड में। कौन कौन से आपके पास में? दोनों तरफ की हट की बात करेंगे। एक तो आपके पास में आर्टेरियल सिस्टोल और एक आर्टेरियल डायस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल की बात करोगे आप तो कितनी देर में होगा आर्टेरियल सिस्टोल? होगा 0.1 सेकेंड में, जबकि आर्टेरियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड के अंदर। इसी तरीके से वेंट्रिकुलर सिस्टोल की आप बात करोगे 0.3 सेकेंड में, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करोगे आप लोग तो 0.5 सेकेंड के अंदर। आई बात समझ में? और कार्डियक साइकिल कितनी देर का? 0.8 सेकेंड का। क्लियर है? तो आपके पास में देखो ये था कार्डियक साइकिल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने टाइम का होता है, ये सब चीजें याद रखनी है आपको। उसके बाद बात करते हैं हम लोग देखो हार्ट साउंड की। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हार्ट के लिए। हार्ट के लिए आप 4 चीजें याद कर लो। 4 नंबर 4 होता है हार्ट। नंबर 4 का मतलब चैम्बर कितने? 4। वाल्व कितने? 4। साउंड कितने? 4। कार्डियक साइकिल के अंदर प्रोसेस कितनी? 4। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हार्ट साउंड की बात करते हो, टोटल हार्ट साउंड एग्जाम के अंदर पूछा, टोटल हार्ट साउंड कितने होते हैं? 4। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सबसे पहला हार्ट साउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 टाइप का हार्ट साउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट हार्ट साउंड को हम लोग बोलते हैं लब, लब, और सेकंड को बोलते हैं डब, लब डब, है ना। अब ये कब होता है? देखो जो फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड है ये कब होते हैं? इसको स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं दोनों को, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट हार्ट साउंड होता है आपके क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, क्लोजर ऑफ एबी वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब बंद होंगे तो कौन सा साउंड आएगा? लब।
और जब सेमी लूनार वाल्व बंद होंगे तो कौन सा आएगा? डब। 4 वाल्व होते हैं ना, ये कब होता है? जब सेमी लूनार वाल्व, जब सेमी लूनार वाल्व क्लोज होंगे तो कौन सा साउंड आएगा? डब। लब डब है ना। तो थर्ड साउंड एंड फोर्थ साउंड, देखो ध्यान रखना, द थर्ड हर्ट साउंड विल बी हियर्ड बाय स्टेटिकल इन सेम इंडिविजुअल हु एथलेटिक दौड़ने वाले उनके अंदर पाया जाता है ये। फोर्थ और साउंड हमेशा एबनॉर्मल है, वैसे थर्ड भी एबनॉर्मल है, लेकिन जो थर्ड वाला है एथलेट वगैरह जो दौड़ते हैं उनमें जो है नॉर्मल हो सकता है। आई बात समझ में? बाकी जो नॉर्मल हार्ट साउंड होते हैं 2 होते हैं, लब एंड डब। टोटल कितने होते हैं? 4। नॉर्मल हार्ट साउंड कितने होते हैं? 2, लब एंड डब। आगे बात समझ में? जो आपके पास थर्ड हार्ट साउंड होता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड को गैलप भी बोलते हैं। एबनॉर्मल हार्ट साउंड को क्या कहा जाता है? गैलप। ये बात ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? तो ये था आपके पास में हार्ट साउंड। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड total amount of blood which are filled inside the ventricle at the end of diastole. Fill inside the कार्डियक आउटपुट। सिंपल सी बात है, 1 मिनट में हार्ट से निकलने वाला ब्लड, हार्ट से निकलने वाला ब्लड कार्डियक आउटपुट कहलाता है। दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम, एक हार्ट बीट में, एक बार हार्ट की बीट होने पर या हार्ट के धड़कने पर हार्ट से निकलने वाला ब्लड, हार्ट से निकलने वाला ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है आपके पास में, ये याद रखना है आपको बस। कार्डियक आउटपुट अपने आप निकल जाएगा 70 ml। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है आपके पास में? 70 ml। अब इससे आप स्ट्रोक वॉल्यूम से कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना? 70, और हार्ट रेट कितनी नॉर्मल अगर बात करें तो 72, तो अप्रोक्सीमेट कितना आपके पास में? 5000 ml। और वैसे भी देखो कितना ब्लड होता है नॉर्मली एक एडल्ट के अंदर? 5000 ml ही होता है। भाई बात समझ में? तो कार्डियक आउटपुट 5000 ml और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml इज द नॉर्मल। क्लियर है? अब एक बात और देखेंगे, देखो यहीं पे ये तो आपके पास में कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम था। एक चीज और, एक होता है आपके पास में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एक होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखो डायस्टोल के एंड में हार्ट के अंदर जितना ब्लड रहता है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोल के बाद में वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल में जितना ब्लड होता है उसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। और ये कितना होता है नॉर्मली? 120 ml। उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोल के बाद में वेंट्रिकल में जितना ब्लड रहता है
ब्लड रहता है उसे क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब कितना देखो सिस्टोल के बाद में देखो 70 ml तो बाहर निकल जाता है, बचेगा कितना फिर 50 ml बचेगा ना वेंट्रिकल में। तो 50 ml क्या होता है आपके पास में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। पहले टोटल कितना था 120, 120 में से जो है 70 बाहर निकल जाएगा एज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो बचेगा कितना 50 ml। तो 50 ml हमेशा जो है वेंट्रिकल के अंदर ब्लड होता है हमेशा ना। आई बात समझ में, क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखो डिजीज पोर्शन की तरफ चलते हैं, सोप की। सोप, सोक का मतलब होता है, देखो सोक इज डिफाइंड एज द डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन बिलो द लेवल ऑफ मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड। कहने का मतलब ये है कि टिश्यू को, सोक का मतलब टिश्यू को डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन सप्लाई, क्लियर, या फिर टिश्यू को उसकी मेटाबॉलिक नीड, उसकी जितनी जरूरत है नीड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन सप्लाई ना होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोक। देखो सोक का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, सोक सबसे ज्यादा जो है आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले जो है ब्लड की सप्लाई किसको जरूरत है, ब्रेन को। आई बात समझ में। तो आपके पास में क्या होता है, देखो टाइप्स ऑफ सोक की बात करें हम लोग तो अलग अलग टाइप के सोक होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके पास में हाइपोवोलेमिक सोक। हाइपोवोलेमिक सोक का मतलब है कि आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस होने की वजह से क्या हो गया आपके पास में, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, O2 कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कौन लेके जाता है ऑक्सीजन, ब्लड ही लेके जाता है, और कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो O2 सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक। किस में दिखाई देता है, मेनली हेमरेज में, अगर कहीं पे कोई चोट लग गई और ब्लीडिंग हो रही है लगातार, उस कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक दिखाई देगा आपको। डायरिया में, वोमिटिंग के अंदर, इनमें हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस होते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद दूसरा शॉक देखो कार्डियोजेनिक, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट जो है आपका ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा, हार्ट वीक हो गया, हार्ट जो है वीक है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हो पा रही, हो पा रही, और ऑक्सीजन का लेवल क्या होता गया, कम, ऑक्सीजन का लेवल क्या होता गया, कम। इसी को क्या बोलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। कहने का मतलब अगर जो है प्रॉब्लम अगर हार्ट में है और उसकी वजह से शॉक आ रहा है तो उसको बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। आई बात समझ में। हार्ट जो है प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पा रहा है, किस किस के अंदर होता है कार्डियोजेनिक शॉक, एमआई में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, कार्डियोमायोपैथी में, इन कंडीशन में हार्ट जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। नेक्स्ट आपके पास में सेप्टिक शॉक। देखो इनको बोलते हैं हम लोग, एक ग्रुप है पूरा का पूरा जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जिनमें आता है आपके पास में एक तो सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से क्या रहेगा, हाई फीवर, और हाई फीवर की वजह से जो है बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है कम होता जाएगा और वो किस में चला जाएगा, शॉक के अंदर, उसको बोलेंगे सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन की वजह से। दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक,
ऑब्स्ट्रक्टिव होगा मतलब कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाए, ब्लड वेसल्स वगैरह में कहीं ना कहीं रुकावट है, उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक, नर्व प्रॉब्लम है, उसकी वजह से प्रॉपर हार्ट को नर्व सप्लाई नहीं हो रही, हार्ट को नर्व सप्लाई नहीं होगी तो क्या रहेगा, ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट जो है कम रहेगी तो हार्ट से जो है ब्लड सप्लाई भी क्या होगी, कम, हार्ट से ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या होगी, कम। तो नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो शॉक आएगा उसको न्यूरोजेनिक शॉक कहेंगे। जैसे मान के चलो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है तो उसको कौन से टाइप का शॉक हो सकता है, न्यूरोजेनिक शॉक, क्योंकि नर्व कहाँ से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से ना। स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है तो उसको क्या हो सकता है, न्यूरोजेनिक शॉक। एक आपके पास में एनाफाइलेटिक शॉक, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का टाइप है। तो यहाँ पर देखो आपके पास में चार है ना, चार आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का टाइप है, सेप्टिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, न्यूरोजेनिक एंड एनाफाइलेटिक। एनाफाइलेक्टिक का मतलब होता है एक एलर्जिक रिएक्शन है, लेकिन कौन सी एलर्जिक है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। तो जैसे कि कोई कीड़े ने काट लिया जिसकी वजह से हो सकती है, या कोई आपके जो है ड्रग्स रिएक्शन कर गई उस कंडीशन में, तो एनाफाइलेटिक शॉक है ना। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो शॉक आता है उसको क्या बोलते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करोगे तो फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द शॉक इज टैकीकार्डिया। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दें, न्यूरोजेनिक शॉक में टैकीकार्डिया नहीं होता है, वहाँ पर ब्रेडिकार्डिया होता है, ये एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया नहीं होता है। उसके बाद में हाइपोटेंशन इज द सेकंड, वहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा न्यूरोजेनिक शॉक में, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया से तो पता ही नहीं चला सकते हम लोग। हाइपोटेंशन रहेगा, बीपी कम रहेगा, तो हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया भी, बीपी भी कम है तो न्यूरोजेनिक शॉक है। कहीं ना कहीं नर्व में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं स्पाइनल इंजरी हो चुकी है, नर्व इंजरी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है हार्ट को प्रॉपर जो है नर्व सप्लाई नहीं हो पा रही और हार्ट प्रॉपर जो है बीट या पंपिंग नहीं कर पा रहा। तो फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द शॉक इज द टैकीकार्डिया, सेकंड इज हाइपोटेंशन। ये बात समझ में। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, अनकॉन्शियस से कोमा में, कोमा से किस में जा सकता है, डेथ के अंदर। आई बात समझ में। मैनेजमेंट की बात करें हम लोग, देखो मैनेजमेंट, सबसे पहले आपके पास में मॉनिटर वाइटल साइन, अगर वाइटल साइन दे रखा है तो, नहीं तो अगर वाइटल साइन नहीं है तो आईवी फ्लूइड। आई बात समझ में। अब देखो अलग अलग शॉक के अंदर अलग अलग प्रायोरिटी मैनेजमेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, सबसे पहले हाइपोलेमिक शॉक आ गया मान के चलो, तो आपके पास में आईवी फ्लूइड को प्रायोरिटी देंगे आप। अगर कार्डियोजेनिक आ गया तो आपके पास में डोपामाइन देना है आपको। आई बात समझ में। सेप्टिक शॉक आ गया, पहले आईवी फ्लूइड, पहले एंटीबायोटिक। आई बात समझ में। न्यूरोजेनिक शॉक आ गया, उसमें आपको रेस्ट देना है। एनाफाइलेटिक, ये पूछते हैं बहुत बार, एनाफाइलेक्टिक, इसमें सबसे पहले इसमें फ्लूइड वगैरह दे देना। सबसे पहले एपिनेफ्रिन देना है, एड्रेनलिन दोनों नाम से आ सकता है, दोनों एक ही चीज है। आई बात समझ में। और शॉक वाले मरीज को पोजीशन कौन से देंगे, टेंडेलेनबर्ग। लेकिन किसको नहीं देंगे टेंडेलेनबर्ग, हेड इंजरी वाले को, हेड इंजरी वाले को नहीं देंगे, क्योंकि जो है अगर हेड इंजरी वाले को दे दिया तो ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा ना। हेड इंजरी वाले को नहीं देते, बाकी सबको टेंडेलेनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं हम लोग। क्लियर, ये है आपके पास में शॉक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखो हाइपरटेंशन की।
आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में।